नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्पीडो क्राफ्ट। दोस्तों, वीडियो मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके कई सारे रीज़न हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्यार मेरे को आप लोगों की तरफ से मिल रहा है। कंटिन्यू वाचिंग हो रही है, लाइक आ रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें। आपको जो ग्राउंड नॉलेज है मैं वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है, मैंने इससे पहले भी एक बनाया था वीडियो, और वीडियो बनाने के बाद मैंने कोशिश किया था कि आप लोगों को समझा पाऊँ। लोगों को ज़्यादातर दिक्कत ये आ रही कि लोग जो नया मशीन लेना चाह रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मशीन है। वो लोग कंफ्यूज हैं। काफ़ी लोगों की मैंने हेल्प की, फ़ोन आते मेरे पास डेली के, बहुत सारे कॉल हैं। कोशिश करता हूँ सबको अटेंड करने की। कमेंट का मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। आपकी किसी भी क्वेरी का मैं कमेंट में भी रिप्लाई कर दूँगा। आपसे मेरे से बात करना चाहते हैं अपनी मशीन के रिगार्डिंग डिसीजन बनाने में, तो मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे को कॉल कीजिए। कॉल करने से पहले व्हाट्सएप पे मैसेज डालें। नंबर लेने का तरीका आपको बता रहा हूँ। आपको मेरा नंबर चाहिए तो आप मुझे ईमेल करें। ईमेल करने के बाद मेरी मेल से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप मेरे को व्हाट्सएप पे नंबर डालें और मैं आपसे बात करूँगा। मैं ऑटोमेटिक, मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी होती है, मैं अपने आप लोगों से बात कर लूँगा। आप मेरे को खाली व्हाट्सएप डालें। ठीक है, तो हम वीडियो पे वापस आ जाते हैं। तो वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है कौन सी मशीन। मशीन लेने से पहले आपको कई सारी सावधानियाँ करनी, ध्यान रखना होता है कई सारी बातों का, और उसका ही बेस आपको डिसाइड करता है कि आपने जो मशीन लिया है वो आपको कितना परेशान करना है। सीधी सी बात है, मशीनरी है, प्रॉब्लम आती हैं, और मिनिमम प्रॉब्लम वाली मशीन आपको लेनी है। अब मेरी तरह गलती ना करें। मैंने एक मशीन लिया था मार्च में, अभी मार्च आने वाला है, और इतने दिनों में मैंने देखा कि मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। अभी आप लोगों की तरह बहुत से लोगों का फोकस होता है मोबाइल लाइन पे। मैंने भी फोकस किया था इसी लाइन पे कि इसके साथ मैं कुछ और क्रिएटिव कर सकता हूँ, तो मैं कामयाब नहीं हो पाया। मैं अपने आप को कामयाब नहीं मानता हूँ कि जितना काम मैंने इससे किया है वो सफिशिएंट नहीं है। अगर मैं मशीन की कॉस्ट देखूँ तो उसके ऊपर भी मेरा गाइडेंस आपको रहेगा, आगे हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मशीन लेने से पहले अपना डिसीजन अच्छे से बनाना है। डिजिटल चोरों से बचना है, जो खाली प्रमोशन पे ध्यान देते हैं, लोगों को सर्विस नहीं देते हैं, झूठ बोल के मशीन सेल करते हैं। ऐसे लोगों से आपको बचना है। मैंने मशीन लिया था मार्च में, अभी मैंने आपको बताया है। तो मशीन को लेने के बाद मेरे को प्रॉब्लम बहुत सारे आए हैं। जैसे अगर मोबाइल लाइन की बात करता हूँ तो मोबाइल में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि कुछ मॉडल मेरे को मिले नहीं। अब उसका प्रोसीजर ये होता है कि इनका एक सर्विस रिकॉर्ड जो फॉर्म है मॉडल का वो भर दें। आज तक भी वो उनको अटेंड नहीं किया उन्होंने। काफ़ी मैंने फॉलोअप भी किया, बट वो मॉडल आज तक भी अपडेट नहीं हुए। ठीक है, तो बहुत सारी कमियां होती हैं। अब मोबाइल की बात करूं तो अब मोबाइल में जो मॉडल है, मेरे को उनमें प्रॉब्लम यह है कि मैंने जितने काटे थे उनमें ज़्यादातर में मेरे को प्रॉब्लम थी। किसी का साइजेज में प्रॉब्लम है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, प्रॉपर बने नहीं हुए हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आने वाली, तो आपको डिसीजन सोच समझ के लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको ये डिसीजन लेना है कि आप मोबाइल लाइन में काम करें। अब मैं पहले बात करता हूँ मोबाइल लाइन की, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। मोबाइल से आप कुछ लिमिटेड आइटम मोबाइल लाइन के इसमें बना सकते हो लेज़र से, जिसमें आपका स्क्रीन कटिंग हो गया, गार्ड कटिंग हो गया, आपका एक्रेलिक का पीछे का बैक कवर हो गया। बाकी आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता क्या होना है। ठीक है, तो अगर बात करता हूँ स्किन की, तो सबसे पहले प्रॉब्लम वहाँ पे आता है कि साइजेस का प्रॉब्लम है और कुछ मॉडल अवेलेबल नहीं है। फिर उनका भी अगर मैं एक साइड कर देता हूँ प्रॉब्लम को, तो उसके बाद आपको सामने प्रॉब्लम होता है कि मोबाइल का जो स्किन है, साइज वगैरह करने के बाद, परफेक्ट करने के बाद, स्किन का कटिंग है, बर्न करके हमारी CO2 लेज़र मशीन कट करती है, उसका बेस ही यही। ठीक है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएंगी, और मुझे भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम फेस हुई। मेनली साइज़ की मेरे को इशू है, और रिक्वेस्ट डालने की बात आती है कि अगर मेरे को किसी साइज़ में प्रॉब्लम है, आपने प्रोसीजर बना दिया कि मैं डालूँ, कोई भी कंपनी है जो प्रोसीजर बना रही है, तो आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि कितने के डालने हैं। मेरे को अगर 10-20 में आ रहा है तो मैं क्या 10-20 रिक्वेस्ट डेली डालूँ, तो मेरे पास बेसल एक काम बन जाता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम बात टेम्पर्ड ग्लास की। हम टेम्पर ग्लास बनाते हैं। एक्चुअल में ये टेम्पर जो हम ग्लास बोलते हैं, ये होता है पाइप।
बहुत से लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है। उनको लगता है कि जैसे ओसीए ग्लास आता है, शीशे के जो ग्लास आते हैं उसकी तरह शीशे को आप कट करके बना सकते हो, पर ऐसा है नहीं। इस मशीन से आपका सिर्फ फाइबर कट होगा। नॉन मेटल कटिंग मशीन है ये। कोई भी हार्ड, जिसका हार्डनेस ज़्यादा है, जो ज़्यादा मजबूत चीज़ है, उसको ये मशीन कट नहीं कर पाएगी। ये हो गया हमारा एक पॉइंट। अब ये वाली चीज़ में इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें दो प्रॉब्लम मेरे को सामने आ रही है। एक तो ये फाइबर है, सारी प्रॉब्लम मैं एक साइड कर रहा हूँ, जिसमें आपके साइजेज के प्रॉब्लम हो गए, ठीक है, बाकी सब मोबाइल के मॉडल से रिलेटेड प्रॉब्लम को साइड करके मैं बात कर रहा हूँ। ये फाइबर है, फाइबर को मशीन कट करती है, फाइबर का ग्लास है। इसकी लाइफ 1 महीने से ज़्यादा नहीं है, 1 महीने में ये हो जाता है। प्रोटेक्शन लेवल देखे तो इसको आप तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, तो ये टूटेगा नहीं, आपको ये प्रोटेक्शन लेवल इसमें दिखता है, बट इसका प्रोटेक्शन लेवल बहुत ही कम होता है। इसके बाद भी मेरा खुद का फ़ोन है जो ये लगा होने के बाद भी जिसका गिरने के बाद स्क्रीन डैमेज हो गया था, ठीक है। ओसीए ग्लास में होता क्या है कि वो जो प्रोटेक्ट करता है तो पहले ग्लास टूट जाता है, ये भी आपको आती है, पर उसका कंपैरिजन आप इससे नहीं कर सकते। ओसीए ग्लास आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ओसीए ग्लास जब आप मार्केट से लेते हो, वो लगाते हो, वो एक अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। हम फाइबर का करते हैं तो हम फाइबर पे ही एक बार बात करें। तो फाइबर वाले में क्या है कि हम फाइबर वाले को जब लेते हैं तो इसका कॉस्ट हमें मिनिमम आता है, सबसे पहला पॉइंट में। और अगर होलसेल मार्केट की बात करें तो अगर मैं लो क्वांटिटी में उठाता हूँ तो हाईएस्ट 10 रुपये में मेरे को मार्केट में मिल रहा है। किसी को भी मिल जाएगा, आप होलसेल मार्केट से बात करें, जाके ले, हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपको मार्केट से होलसेल में सस्ते मिल रहा है तो और आप खुद से बना रहे हो तो महंगा है, तो कोई भी इसका एक रीज़न बनता नहीं है कि आप इसको लें, और कस्टमर इसको प्रेफर नहीं कर रहा है। जिसको भी मैंने एक गिलास लगाया है वो कस्टमर रिपीट नहीं हुआ है इस गिलास को लगाने के लिए। उनका शिकायत रहता है कि 1 महीने से ज़्यादा है, चलता नहीं है, प्रोटेक्शन कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने इसका आपको बता दिया, प्राइसिंग का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखें, जिसका कॉस्ट ही आपको नहीं आएगा तो आप इसको कैसे करोगे। दूसरा है कि लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि हम होलसेल करेंगे, मैंने ये तरीका था, बहुत सारा वीडियो देख लिया कि पैसे कमाओ, लाखों कमाओ, नोट छापने की मशीन, बहुत सारे आपने वीडियो देख लिए यूट्यूब पे, और आपके मन में आया कि मैं मोबाइल के लिए ये मशीन लेता हूँ और ये काम करता हूँ। तो मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा इस मशीन के लिए। मोबाइल वर्क के लिए आप इस मशीन पे पैसा मत लगाओ, बहुत कॉस्टली मशीन आपको पड़ रही है, और इतना पैसा मोबाइल का काम करके आप रिकवर नहीं कर पाओगे। एक्सेप्शनल केसों को हम छोड़ देते हैं, जिनके पास बहुत सारा काम रहता है, वो अगर रिटेल में बैठ के काम करेंगे, प्रॉब्लम उनको भी आनी है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं आएगी, प्रॉब्लम उनको भी आनी है, पर उनके पास अगर कस्टमर लेवल बड़ा है तो वो कर सकते हैं। पर अगर आप मार्केट में जिसके पास ऑलरेडी जो खरीद के आपको फाइबर वाले गिलास लगाया है, तो उससे आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके में। इसमें आपका प्लस पॉइंट ये होता है कि आपके पास बहुत सारे मॉडल आपके सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं। अब उनकी एक्यूरेसी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, एक्यूरेसी का मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। दूसरा आ जाता है जैसे होलसेल की, आप सोच रहे हो कि होलसेल में मैं इनको बेच देता हूँ 50 गिलास, उसमें मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को है कि साइज़ का। अब मेरे को अगर आ जाता है फॉर एग्जांपल 100 पीस का ऑर्डर, 50 पीस का ऑर्डर मेरे को आता कि इन मॉडल के आप मेरे को ग्लास बना के दे दो, तो मैं जब ग्लास बनाने जाता हूँ तो मैं इनको कट करके सामने वाले को दे देता हूँ। रिसेंटली मेरे को हुआ क्या है कि जब मैंने चेक किया था उनके साइजेज जो है करेक्ट नहीं थे, तो अगर आपने आँख बंद करके काट दिया तो आपका टोटल वेस्ट है, वहाँ से वापस आना है, और आपका जो कस्टमर है उसके मन में आपके लिए ये आ जाएगा कि इसके साइजेस कम ठीक नहीं है, तो आपको ऑर्डर देने से पहले एक बार सोचेगा, वो अपना कहीं और से लेने के लिए ज़्यादा प्रेफर करेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, स्किन कट करती है मशीन, एक्रेलिक गार्ड बनाती है। एक्रेलिक गार्ड का बता देता हूँ, जो पीछे के हम गोल्डन मिरर या सिल्वर मिरर, कई सारे कलर आते हैं इसमें बनाते हो, तो उसमें दिक्कत क्या होता है कि वो एक शॉर्ट ट्रेंडिंग आइटम है, मतलब कुछ टाइम के लिए आपका चलेगा। मेरे यहाँ भी 1 महीने के लिए वो चला था, अच्छा खासा चला, 60-70 पीस मैंने उसके सेल किए, ठीक है, बट उसके बाद वो ट्रेंड से आपका आउट हो जाता है। अब अगर मैं प्लॉटर की आपको सजेशन करूँ कि आप प्लॉटर ले लो, मोबाइल का काम करना है, तो प्लॉटर मेरे को लगता है इससे बेस्ट है। प्लॉटर में कई सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है, ठीक है, क्योंकि प्लॉटर में एक फैसिलिटी होता है कि जब आपको कोई भी प्रिंटेड या आपको फ़ोटो प्रिंट करके कोई भी लेमिनेशन कट करनी होती तो उसको आप आसानी से कर पाते हो, आपको डिफाइन नहीं करना होता कि कहाँ से काटना है। जबकि अगर CO2 मशीन का आप कंपैरिजन करेंगे तो CO2 मशीन में हमें जुगाड़ करने होते हैं, सेट करना होता है कि यहाँ से मशीन काटे और हमारा जो है प्रॉपर कटिंग हो,
ठीक है। उसके बाद आपका छोटी मशीन की अभी हम बात करें, छोटी मशीन में, क्योंकि मोबाइल के लिए आप छोटी मशीन लेते हो, छोटी मशीन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है अलाइनमेंट का। एक और बात मैं बता देता हूँ, कुछ लोग आपको बोलते हुए ऐसे मिलेंगे कि हमने मशीन लिया था, हम ठीक है ठीक ठाक काम कर रहे हैं पर हमें प्रॉब्लम नहीं आता। तो उसका मेन रीज़न ये है कि जिनको प्रॉब्लम नहीं आता वो ज़्यादा काम नहीं करे, उन्होंने एक दो छोटा मोटा काम करना होता है। प्रॉब्लम कब स्टार्ट होता है? जब आप मोबाइल लाइन को छोड़ के आप बाकी के काम करना स्टार्ट करते हो, तो तब आपको एक्चुअल में पता चलता है कि आप थिकनेस जो है 1 mm से ज़्यादा काट रहे हो, वहाँ आपको दिक्कत आ रही है, आपका अलाइनमेंट हिला हुआ। उसके बाद आपको पता चलता है कि हाँ 2 mm सही से कट रहा पर 3 mm कट लिया। मेरी कल भी कई से बात हुई जिनके पास मशीन है और उनको बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो जो सोल्यूशन मिलता है कंपनी की तरफ से वो टेम्परेरी सोल्यूशन है और वो भी सेटिस्फैक्ट्री है नहीं। और बहुत से केस में बहुत से लोगों को तो सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। उनका कहना है कि कंपनी की तरफ से हमें कोई भी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दिया जा रहा है, हमसे बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचना आप लोगों को सोच समझ के आपको मशीन लेना है। तो मोबाइल का मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो कुछ आप आइटम बनाते हो मोबाइल के लिए, उनके लिए आप मशीन पे फोकस ना करें, लेज़र मशीन पे। आप एक आइटम आपने देख लिया कि हाँ एक्रेलिक, ज़्यादातर मैंने अभी तक देखा जितने मेरे पास कॉल आए हैं तो उनको एक एक्रेलिक गार्ड उन्होंने देखा कि अच्छी चीज़ है, उसको बनाते हैं। उसके लिए जब वो कर रहे हैं तो उनको दिक्कत आ रहा है। अब आपने जो सिलेक्शन किया है मशीन का, वो आपका सिलेक्शन ही गलत है। आपने छोटा सा मशीन ले लिया, आप उससे बाकी काम करने जा रहे हैं, आपको दिक्कत आता है और उसमें आपका लेवल कम हो जाता है। एक बात ध्यान रखना, जितना छोटा मशीन है उतना ज़्यादा आपका वेस्टेज होने वाला है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वेस्टेज है उतना कॉस्टली आपको मार्केट में सेल करना पड़ेगा। जिनके पास बड़ी मशीन है, जो बड़ी मशीन से काम करते हो, जो छोटी मशीन से, उनका कॉस्ट कंपैरिजन इसलिए नहीं होता। अब मोबाइल का आप साइड में कर दो, आप कोई भी काम कर रहे हो तो एक को रॉ मटेरियल भी अपना उसी के हिसाब से लेना पड़ता है। अब सपोज कीजिए अगर मेरे पास A4 साइज़ की मशीन है और मेरे को 8x4 का बोर्ड कटवाना है, ठीक है, तो उसके कितने सारे टुकड़े हो गए, उसमें वेस्टेज हो गया हमारा। ठीक है, ऊपर से A4 की साइज़ से मैं कितनी ही शीट खरीद लूँगा तो मेरे को रॉ मटेरियल भी कॉस्टली पड़ने वाला है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है, समझने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, इसमें मैंने 2-4 जो है मोबाइल के आपको बता दिए। बोल रहा हूँ आपको, मना कर रहा हूँ, मोबाइल के काम के लिए आप प्लीज़ CO2 लेज़र मशीन पे ना जाए। प्लोटर लें या कुछ भी लें या ना करें। दूसरा आपको बता दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे एक बहुत से लोगों को बाइंड किया है बजट ने कि मेरे पास तो इतना ही बजट था, मैं अच्छी मशीन नहीं ले सकता था, मेरे को इस बजट के अंडर मशीन लेना था। तो आपको सीधा और साफ बोल रहा हूँ, लोगों की बातों में आने से अच्छा है कि आप पैसा इन्वेस्ट करो ही मत। आपके पास पैसा एक्स्ट्रा रखा तो आप कुछ भी कर लो, बहुत सारे बिजनेस के और लाइन है, आप उसमें काम कर सकते हो। आपके पास मशीन का जितना पैसा रखा उतना तो आप ला के आप सेल कर सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको मार्जिन नहीं मिलेगा, उसमें आपका मार्जिन मिल जाएगा। और मशीन से मुझे नहीं लगता है कि आप इतना पैसा लगा के मशीन के पे आपको ख़राब करना चाहिए। टाइम ख़राब है, पैसा ख़राब है, मोबाइल के लिए अपना। अब आ जाती है जी हमें मशीन कौन सी लेनी है। इस टॉपिक पे आपको ठीक से बात करता हूँ, समझिएगा इस चीज़ को। मशीन कौन सी लेनी है इसको मैंने पहले समझाने की कोशिश की थी। पहले वीडियो में मैंने यही बोला था कि आप लोग जो है अपनी मशीन को लेने से पहले आपको देखना है कि आपको काम क्या करना चाहते हो। आप मोबाइल लाइन में काम करना चाहते हो, मैंने मना कर दिया, उसके बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा। उसके बाद बात आ जाती है आपको गिफ्ट लाइन में काम करना। तो गिफ्ट लाइन में मिनिमम 1.5 बाई 2 फीट का मशीन रिकमेंडेबल रहता है। 20 बाई 20 का है जिनके पास, उनका भी काम चल जाता है। ठीक है, तो इतना साइज तो मिनिमम आपको गिफ्ट लाइन में काम करने के लिए चाहिए। दूसरा चाहिए कि आपको जो मशीन के साथ सॉफ्टवेयर मिल रहा है। अब मैंने आपको बताया नहीं शायद अब तक कि जिन लोगों के पास मशीन है वो देख रहे हैं कि इसका जो सॉफ्टवेयर, जो कट मशीन का सॉफ्टवेयर आता है मशीन के साथ में, बहुत ज़्यादा लैगी, बहुत ज़्यादा हैंग करता है, बात बात पर रिस्पॉन्ड करना छोड़ जाता है। तो मशीन में बहुत सी चीज़ें आपको देखनी पड़ती। तो आपको ये ध्यान रखना कि आपने मशीन तो ले लिया 1.5 बाई 20 का, वो प्रॉपर वैसा है कि नहीं, उसका बॉडी ऐसे बना हुआ कि नहीं, हैवी बॉडी उसके अंदर है कि नहीं। खाली उठा के वजन देखने से नहीं पता चलेगा। सफिशिएंट होनी चाहिए कि आप उसमें कितनी स्पीड से काम कर रहे हो। बहुत सी मशीनें आप देखेंगे सेम वाटेज, इसकी मैं हाई वोल्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें अगर मैं 50 वाट की बात करता हूँ तो 50 वाट की मशीन तो M2 कार्ड के साथ आती है और जो मोशीड्रो के साथ आती है, तो उनका कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। M2 कार्ड वाली बेस्ट रहती है अगर आप कंपैरिजन करते हो। मोशीड्रो का जो एक कार्ड आता है नॉर्मल कंट्रोल, मोशीड्रो को आप
सिर्फ मॉसिड्रो से कमांड दे सकते हो, कुछ नहीं। बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। मैं M2 कार्ड पे बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका सॉफ्टवेयर बेस भी वैसा ही होना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी आपको अच्छा होना चाहिए अगर आपको स्मूथली काम करना है, ठीक है। उसके बाद साइज़ का मैंने अभी बताया था कि साइज़ डिसाइड करना है। अब साइज़ में क्या जाता है, जैसे पीछे आपको नियॉन लगा हुआ दिख रहा है, तो ये मैंने नीचे वाला नॉर्मली बनाया, खाली मार्किंग करके बनाया मैंने अपनी ही मशीन से है, बट मार्किंग मैंने इससे किया, इसका कटिंग प्रॉपर हो नहीं सकता था क्योंकि इसका साइज बढ़ा जा रहा था। एक दिक्कत मेरे को नहीं आया। उसके ऊपर आपको नियॉन लिखा दिख रहा है, उसकी ऊंचाई 8 इंच है। 8 इंच में अगर नियॉन में काम करते हो तो ठीक से बाइंड कर ही नहीं पाओगे आप। ऐसे अगर आप एक्रेलिक के जो आप बनाते हो तो छोटे बनाओगे तो उनमें भी दिक्कत आएगी, आपको बाइंड करना पड़ेगा, वैसे प्रॉपर नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे काम आपके बाइंड हो जाते हैं साइजेज की वजह से। तो मिनिमम साइज है आपके पास 1.5x2 या आप A3 जिसको बोल लो, 20x20 इंच की जो मशीनें आती हैं, 18 कुछ समथिंग कट करती है। ध्यान रखिएगा जो साइजेज आपको बोला जाता है, कंपनियां करती क्या है कि साइजेज बताती कुछ है, एक्चुअल में साइज कुछ होता है। तो वही यही है कि वर्किंग हो रही है और मशीन के साइज में डिफरेंस होता है। अब अगर आप बात करते हैं हम किसी भी साइज़ की, 20x20 इंच आपको मान लिया बोल देता हूँ, तो 20x20 इंच में होता क्या है कि वो आपसे कम करेगी। कुछ मशीनें ज़्यादा कट करती हैं, वो उसकी सेटिंग के हिसाब से होता है कि उन्होंने कैसे उसका जो फ्रेम है वो बना रखा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो आपका जो साइज़ है वहाँ भी आपको दिक्कत आने वाला है। जितना बोला जाएगा वहाँ पे नहीं, प्रॉपर इंक्वायरी लेना है। मशीन कैसे लेना है, क्या आपके को क्वेश्चन करना है मशीन लेने से पहले, किन चीज़ों का आपको लिखित में प्रूफ लेना है, वो चीज़ मैं आपको अभी वीडियो में बता रहा हूँ। एक साइज सेलेक्ट कर लिया 20x20 इंच, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। आपको गिफ्ट लाइन में काम करना, आपको बहुत सारे गिफ्ट बनाने हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्वांटिटी में लेना है तो ये जो छोटी मशीनें हैं ये सफिशिएंट नहीं है क्वांटिटी का काम करने के लिए, ठीक है। मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है इन छोटी मशीनों पे, मेरा दुनिया भर का वेस्टेज निकल जाता है। मतलब जितना आपको मार्जिन मिलना उतना उसने वेस्ट कर दिया है। वो मशीन की दिक्कत आपको फिर बात करोगे कि हाँ कुछ ना कुछ छोटा मोटा सोल्यूशन हो, जो वेस्टेज है उसका क्या, मशीन में जो दिक्कत आई जिसकी वजह से मेरा कॉस्ट जो मार्जिन है वो चला गया, उसका क्या हो। तो आपको ध्यान रखना है कि छोटी मशीनें जो आती है, हल्की मशीनें जो होती हैं, इनमें पार्ट भी हल्के होते हैं, चीज़ भी हल्की। खाली सेल करने वाले का ये नहीं देखना है कि सेल कर रहा है, क्या बोल के सेल कर रहा है। बोलना अलग चीज़ होती है और मशीन में सारी फैसिलिटी होना अलग चीज़ होती है, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको काम अगर करना है तो प्रेफर करता हूँ कि अच्छी मशीन ले, थोड़ी सी बड़ी साइज़ की मशीन ले, 2x3 या 4x3 पे जाए अगर आप क्वांटिटी में काम करना चाहते हो। अब अगर गिफ्ट की मैं बात करता हूँ, आप चाहते हैं गिफ्ट लाइन में आप काम करें और अपने एरिया को मिनिमम आप कवर करें, पैन इंडिया काम नहीं करना, आपको अपने एरिया को कवर करना जिससे आप महीने के 40-50 ऑर्डर बना के दे सको। तो ऐसे के लिए आपको थोड़ा सा हैवी मशीन लेना है, हाई वाटेज लेना है। अपने बजट को बाइंड ना करें। अगर आपके पास सफिशिएंट बजट नहीं है तो वेट करें जिस दिन आपके पास बजट हो रहा है तब जाके मशीन ले। अभी आप सोच रहे कि मेरे पास इतना बजट है और मैं ये मशीन ले लेता हूँ, वो चीज़ आपको परेशान करेगी। आप लेज़र के काम से आप बोर हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे अगर आप छोटी मशीन लेते हो तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा बड़ी मशीन का। अगर मेरे से किसी ने 1 साल पहले बात किया होगा उसको भी मैंने बड़ी मशीन रिकमेंड किया होगा। छोटी मशीनें मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अपना मेरा ये विचार है, बाकी आप लोगों का अपना ख्याल है, क्योंकि रिकमेंड करने के बाद भी, बताने के बाद भी लोग छोटी मशीन लेते, बाद में परेशान होकर मेरे पास ही फ़ोन कर रहे हैं। कंपनी से मशीन ले रहे हैं, सर्विस मेरे से ले रहे हैं, सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है। आप उसी टाइम डिसाइड करो ना जब आप मशीन ले रहे हो। अपने बजट को बाइंड में अगर बीच में लाओगे कि मेरा बजट ये है, इस बजट तक ही मैं पैसा लगा रहा हूँ, और आप गलत चीज़ पे पैसा लगाओ तो उसका आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसकी। अब बात करते हैं जी हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर जैसे आप साइज बढ़ाते हो तो हम बहुत से काम कर सकते हैं। नियॉन कर सकते हैं, आपका एक्रेलिक के आइटम कर सकते हैं, क्लॉक बना सकते हैं, वॉल हैंगिंग हो गया, आपका 3D लैंप हो गया, आपका वुडन लैंप हो गया, टेम्पल हो गया, बहुत से आइटम, की हैंगर, कार हैंगर, इससे अलग बहुत सारे आइटम आप इस मशीन से बना सकते हो क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ है। कुछ लोग होते हैं कि बड़ी मशीन लेके भी एक काम उनको करना है तो उनके पास अगर ऑर्डर है तो वो कर सकते हैं, उनको दूसरे काम पे जाने की ज़रूरत नहीं। जिनके पास है, जिनके पास नहीं है ऑर्डर, तो वो मल्टीपल में काम करे और ऑर्डर क्रिएट करे, वो एक चीज़। पर इसमें अब सबसे बड़ी और ज़रूरी बात आ जाती है कि किन किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहला पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि मशीन की ट्यूब, जो मशीन की ट्यूब आती है उसको आपको ध्यान रखना है। पहले हमने अभी आपको डिस्कस किया है कि आपको किस साइज की मशीन लेनी, किस काम के लिए आपके सफिशिएंट है। ज़्यादातर गिफ्ट लाइन में ये यूज हो रही है
गिफ्ट लाइन में यूज हो रही है, तो गिफ्ट लाइन में अब क्या ट्यूब आपको ध्यान रखना, सावधानी रखनी। अगर मैं बात करता हूँ 2x3 और 4x3 की मशीनों की, तो उनमें क्या है कि सबसे पहला पॉइंट अपना ट्यूब। मार्केट में आपको ज़्यादातर ट्यूब का लाइव बताया नहीं जाता। मैंने जिन्होंने नया मशीन लॉन्च किया उनका भी और का भी देखा, कई बंदों का देखा, ट्यूब के बारे में उनके ब्राउज़र में, उनके कोटेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी होती कि ट्यूब का जो लाइफ है वो क्या होगा। पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि जो ट्यूब का लाइफ होता है वर्किंग हावर के हिसाब से आता है। ठीक है, कोई कितना ऑफर करता है, कोई कितना ऑफर करता है। ठीक है, तो एक चीज़ वो देखनी कि कितना, मतलब ट्यूब का लाइफ आपका कितना, उसको बढ़ाया जा सकता है। कैसे किया जाता है वो भी है कि हाँ, ट्यूब अगर आपकी है उसकी लाइफ को आप डबल कर सकते हो। 4x3 की अगर आप चाहो तो 8 साल 10 साल आराम से निकाल सकते हो ट्यूब से। बट आपके काम करने का पैटर्न वही होना चाहिए। आप जब सिलेक्शन कर रहे हो तो उस टाइम यही आपको देखना है। ठीक है, ट्यूब का लाइफ और ट्यूब की कैपेसिटी आपको पता होना चाहिए। कहीं किसी का ब्रांड मार्का अगर आप लगा देते कि ये ब्रांड का है, तो वो मैटर नहीं करता है। ब्रांड मैं किसी को भी प्रमोट नहीं करता कि आपको ले दूँ कि इसी का ब्रांड का ट्यूब होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ट्यूब अच्छा है, आपको सामने वाला बता रहा है कि हाँ इतने वर्किंग हावर इसके लाइफ है, और आपको वो रिटर्न में दे रहा है, तो आपको ट्यूब का वारंटी आता नहीं है। बड़ी मशीन के साथ 6 महीने का वारंटी आपको देखने को मिल जाता है। छोटी में भी कुछ लोग मशीन की वारंटी देते हैं क्योंकि पीछे से वारंटी होता है इनके पास, आगे ये सर्व नहीं करते। ठीक है, तो कितना आपके साथ वो फ्रेंडली है, कितना आपको सपोर्ट कर रहा है, वो भी एक समझने की बात है। ट्यूब के बाद आ जाता है जिसके अंदर कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर को सीधा सा समझिएगा कि मशीन में जितने कमांड जानी है सारी की सारी वही कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर कंट्रोलर होते हैं, वो कंट्रोलर आपके लेटेस्ट है, पुराने। अब अगर मैं कट मशीन की बात करूँ तो ये बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, इसके ग्राफिक देखने से आपको पता लगेगा। उसमें कंट्रोलर भी उसका मोशिट्रो का कंट्रोलर लगा, उसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी अदर सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करता, खुद हैंग हो जाता है, ना करता है ना करने देता है। अगर आपका सॉफ्टवेयर खुद हैंग हो रहा है तो कुछ ऐसा तो हो कि जिससे मैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से दे लूँ, इस सॉफ्टवेयर को मैं एक साइड कर दूँ, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कमांड ले लूँ, तो वो भी पॉसिबल है। M2 कार्ड में ऐसा होता है कि उनके साथ कोरल लेजर का एक सॉफ्टवेयर जैसे आता है, कोरल लेजर M2 कार्ड पे चल जाता है, तो उधर एक रहता है कि हाँ कोरल वाला तो आपकी कंप्यूटर ही कैपेबिलिटी मिलेगा। मैंने कोरल लेजर अब तक हैंग होना होता देखा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी कंट्रोलर की। जैसे हम बात करें तो नॉर्मली लोग प्रिफेयर करते हैं, ज़्यादातर मशीनों में RD का कंट्रोलर लगाता है। RD कैम करके जो कंपनी वो कंट्रोलर और सॉफ्टवेयर दोनों बनाती है, तो उस कंपनी का जैसे RD का कंट्रोलर, तो RD का कंट्रोलर है तो उसके साथ RD का सॉफ्टवेयर मिले तो बेस्ट है। कुछ कंपनी आपको दे रही है कि RD का कंट्रोलर RD का लगा हुआ पर सॉफ्टवेयर किसी और का दे रहा है, RD का सॉफ्टवेयर मिले तो बेस्ट है। RD का सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने उसको यूज़ किया। काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, काफ़ी सिंपल है, मल्टी कलर सपोर्ट करता है आपको। मतलब अलग अलग कलर में आप डिफाइन कर सकते हो कि इस कलर पे आपको कटिंग करना है, इस कलर पे आपको हाफ कटिंग करना है, इस कलर पे आपको इनग्रेविंग करना है। तो ये फैसिलिटी आपको छोटी मशीन में देखने को नहीं मिलेगी। छोटी मशीन में कट करो, इनग्रेव करो, किसी में एक साथ इनग्रेविंग प्लस कटिंग सपोर्ट करता है, किसी में नहीं करता, वो एक अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो कंट्रोलर का आपको ध्यान रखना है। कंट्रोलर में बहुत से वर्जन आते हैं। अगर मैं RD की बात करूँ तो 6442 आ गया, 6445 आ गया, 45S आ गया, TS आ गया, तो ये बहुत सारे इसमें कंट्रोलर के टाइप होते हैं। आपको कौन सा मिल रहा है, आपकी कोटेशन जो निकलवाई है उसमें क्या हो गया। मार्केट में अपनी कोटेशन को कंपैरिजन जरूर करें, 2-4 से कंपैरिजन करें निकलवा के कम से कम। मैंने अभी जो मशीन लिया तो करीबन 16 कंपनियों से मैंने कोटेशन निकलवाया है, और सबसे बेस्ट जो मुझे लगा, जल्द ही उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो मैंने मशीन लिया उससे काम करके दिखाऊंगा, और फिर आपको दिखाऊंगा कि छोटी मशीन का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, उसके साथ छोटी मशीन का कंपैरिजन नहीं कर सकते। पर मैं बड़ी मशीन पे स्विच क्यों हुआ, ये भी आगे जब मैं मशीन लाऊंगा तो उस टाइम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हाँ मेरा स्विच होने का रीज़न है। ठीक है, कंट्रोलर आपका आ गया। उसके साथ ही मशीन में जो बड़ी मशीन है उसमें एक चिलर यूज होता है। चिलर जो एक्चुअली मशीन की जो ट्यूब चलती तो हीट होके कट करती है, गर्म होके वो कट करती है, लेजर उसको जला के करती है। तो इस ऐसे केस में उसमें लगा होता है आपका जो चिलर आता है बड़ी मशीन के साथ। छोटी उसमें आपके पास मशीन में वाटर सिस्टम होता है और कूलिंग का, और वाटर सिस्टम से मशीन की ट्यूब कूल होती है, उसमें चिलर की ज़रूरत होती नहीं। पर बड़ी मशीन आप 80 वाट 100 वाट की मशीन ले रहे हो, 130 वाट की मशीन, जैसे आपका वाटेज बढ़ रहा है वैसे ही आपको चिलर की ज़रूरत है, वो मैंडेटरी हो जाता है। उसके साथ ही अगर बड़ी मशीन है तो बड़ा ब्लोर आएगा। अब मशीन के हिसाब से कोई 550 वाट का, कोई 750 वाट का ऑफर करते हैं, वो भी आपको देखना है।
उसके बाद उसका सप्लाई आ जाता है कि सप्लाई में भी एक ये होता है कि आप आज मशीन ले रहे हो जिसमें ट्यूब 100 वाट का लगा है, कल को आपका मन होता है कि 130 वाट आपको कराना है ट्यूब आपकी ज़रूरत के हिसाब से, तो क्या आपकी सप्लाई कैपेबल है उसके साथ कि उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो भी चीज़ आपको उसमें समझ आएगी। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है जी एयर कर लिया, ब्लोअर कर लिया, उसके बाद आ जाता है कि फाइल फॉर्मेट कितना सपोर्ट करता है। नॉर्मली आरडी का जो कंट्रोलर बहुत से AIT, एक्सएफ, SVG, आपका PLT, BMP, बहुत सारे फॉर्मेट को जो आरडी का कंट्रोलर सपोर्ट करता है। अगर बात मैं करूँ मोस्टरो की, जो कि कंपैरिजन है नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ वहाँ कोई कंपैरिजन नहीं। मोस्टरो की बात करता हूँ तो वो तो अपने ही डिज़ाइन में हैंग होता रहता, बाकी को क्या करेगा, वो करता नहीं है। JPEG या PLT को छोड़ के वो करता नहीं। आपके पास AI या DXF फाइल है तो उसके लिए आपको उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा PLT में, तब जाके आप उसमें काम करते। वो बात पे मतलब सांस फूल जाती है उसकी और करता है। दूसरा, प्राइसिंग का ध्यान रखिए। अगर आप छोटी मशीन भी लेने जा रहे हैं थोड़ा सा कंपैरिजन करें, क्योंकि प्राइसिंग अलग अलग दी जाती है लोगों को। किसी को A3 की मशीन की बात करूं, किसी ब्रांड की बात करूं तो A3 मशीन की किसी को 80, 85, 95, मुझे खुद 95 का ऑफर मिला था जब मैं मशीन स्विच करने की कोशिश कर रहा था कि इसका साइज़ छोटा है थोड़ा और बढ़ा लूँ, तो कंपनी ने मुझे 95 में ऑफर दिया था कि 95 में हम आपको मशीन दे देंगे। तो वो चीज़ भी आपको देखनी है कि आपको जो है क्या प्राइसिंग मिल रही है, प्राइसिंग का कंपैरिजन करें और खाली वादों पे ना जाएं और वादों से बच के रहें। तो ये चीज़ें तो आपको उसमें ध्यान दी थी। अब करते हैं ब्रांड की बात। ब्रांड आपको कैसे लेना है, आपको कोटेशन लेना है 4 से 5 से, उसमें से ऑटोमेटिक आपका ब्रांड निकल आएगा। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करता। हाँ, फ्यूचर में किसी ब्रांड को अगर मैं प्रमोट करूँ तो जब तक मेरे पास उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक उसको मैं नहीं करता। तो ज़रूरी है कि उस मशीन को चलाया जाए, देखा जाए, तभी उसके बारे में कमेंट किया। अभी मैंने जो डब्बा ख़रीदा था, अभी मेरा सप्लाई सड़ गया उसका, वो ऑन किया था, ऑन करने के बाद ख़राब हो गया। अभी सप्लाई नया ख़रीदा गया है, वो देखते हैं कब तक तैयार होता तो सप्लाई डिलीवर होने वाला। तो ध्यान रखना आपको, छोटा जो डब्बे रहते हैं ये डब्बे ही होते हैं, आपको बेवकूफ़ बना के मशीन चिपका दी जाती है। सर्विस नहीं हुई, मुझे सर्विस नहीं मिली। गारंटी क्लेम की बात करें तो इसमें सबसे ज़रूरी पॉइंट है आप गारंटी को समझें, क्योंकि होता क्या है कि आपको प्रैक्टिस होती है कि आपने फ्रिज खरीदा, आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, आपको प्रैक्टिस होती है कि अगर उसमें कोई भी दिक्कत आता है तो गारंटी में कवर हो रहा है। टेक्नीशियन आपके घर आता है और उसको जो है रिपेयर कर देता है, डोर सर्विस जिसको बोलते हैं। तो मशीन के केस में ऐसा होता नहीं। मशीन के केस में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डोर सर्विस आपको देते हैं। ठीक है, अब ये ठेला नहीं है कि आप उठा के कंपनी को चलता, कंपनी आपको बोलेगी ले आओ हम चेक कर लेंगे क्या दिक्कत है। अब ये ठेला नहीं है आप उठा के चले कंपनी के दरवाजे पे खड़े हो गए, वहाँ भी जाके आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है, आपको कितना मतलब किया जाता है, वो भी एक बात है। ठीक है, तो आप उठा के नहीं घूम सकते इसको, और जिनका नज़दीक है उनके लिए अगर आप बोलो कि उठा के लेके जा सकते हो, तो जो दूर बैठे हैं, कोई असम बैठा, कोई कश्मीर में बैठा, कोई बंगाल बैठा है, कोई हरियाणा बैठा है, कोई अपना गुजरात में है, तो वो सब लोग मशीन को कैसे उठा के लेके जाएंगे। मशीन में जितना खर्चा नहीं आएगा उतने से ज़्यादा तो उनका आने जाने का खर्चा आ जाएगा। तो एक बात समझने की आप लोगों को। तो अब डोर डिलीवरी की बात कर रहे थे, तो छोटी में आपको प्रैक्टिस होती है कि आपने जो अब तक इलेक्ट्रिकल आइटम जो खरीदे हैं उनमें आपको घर पे आके सर्विस मिल जाती है। इन मशीनों के केस में होता है कि अगर आपकी गारंटी के अंदर है बड़ी मशीन में, तो इंजीनियर विजिट करता है, उसका आने जाने का खर्च हो गया, रहने का खर्च, वो आपको बेयर करना पड़ता है। ज़्यादातर कंपनियों में यही देखा गया है। ठीक है, कुछ कंपनियां आपको फ्री में भी ऑफर कर सकती हैं, उनकी कॉस्ट पे डिपेंड करता है। उन्होंने जब आपने मशीन लिया तो उस पर क्या करता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप किसी मशीन की कोटेशन लेते हो, सपोज कीजिए 4x3 की आप कोटेशन ले रहे हो, तो कोई 280 में दे रहा, कोई 290 में दे रहा, किसी का 360 है रेट, किसी का 4 लाख के पार जा रहा है विदाउट GST भी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी चीज़ का डिफरेंस आपको समझना कि जिसके पास जैसा माल है वो वैसा उसको सेल कर रहा है। ठीक है, और अगर आप कोई मशीन महंगा है तो इसका मतलब ये भी नहीं बन जाता कि वो मशीन बढ़िया, उसमें बढ़िया पार्ट है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं बनता। उसमें हो सकता है कि आपको शक्ल को देख के उन्होंने आपको प्राइस कोट कर दिया कि आपको मशीन के बारे में पता नहीं और आपको कुछ भी कोट कर दिया। ऐसा भी केस मैंने देखा गया है कि बिल्कुल लो कॉन्फ़िगरेशन में एक मशीन का 360 ऑफर किया गया था विदाउट GST के, और GST एक्स्ट्रा रहता है इन सब में जो आपको प्राइस कोट होते हैं। तो आपको ये भी समझना है कि
आप जो मशीन ले रहे हो उसका प्राइसिंग ठीक है कि नहीं। तो कोटेशन जब कंपैरिजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने जो ट्रूथ है वो निकल के आ जाएगा। गारंटी वारंटी का अभी मैं डिस्कस कर रहा था, शायद हम उस पॉइंट से थोड़े से चेंज हो गए, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। मशीन में दो तरह के पार्ट आपके लगे होते हैं। एक कंज्यूमेबल पार्ट होता है जो आपका वारंटी में कवर नहीं होता, ठीक है। दूसरे पार्ट होते हैं आपके जो वारंटी में कवर होते हैं। वारंटी आपको जो मिल रही है उसमें जो कंज्यूमर पार्ट है उनको समझना। कंज्यूमेबल पार्ट कौन से होते हैं? ऐसे पार्ट जो आपकी मशीन आप यूज़ कर रहे हो, जिनको आज नहीं तो कल ख़राब होना ही होना है आपके यूज़ के अकॉर्डिंग, किसी का पहले तो किसी को बाद। बट ज़रूरी है कि आप जब मशीन सेल कर रहे हो, आप जब मशीन बाय कर रहे हो, तो उन सब टॉपिक पे आप ठीक से बात करो। कंज्यूमेबल पार्ट आपको बताया जाए कि आपको वारंटी नहीं मिलेगी। अब ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोगों को बता दिया जाता है कि सर ट्यूब का वारंटी नहीं, हो सेटिस्फाई हो जाते हैं। हाँ चलो, ट्यूब का तो कोई नहीं दे रहा मुझे, बाकी सबका तो मिल रहा है। बाकी सबका अभी किस किस चीज़ का क्या मिल रहा है? कुछ में जैसे आपकी बेल्ट आ जाती है, आपका लेंस आ जाता है, आपका लेजर का ट्यूब आ जाता है, इनका वारंटी नहीं दे रहा। लेजर के केस में मैंने आपको बताया कुछ कंपनियाँ 6 महीने का ऑफर कर रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी आपका जो वार्ड होते हैं वारंटी में कवर। आपकी मोटर आ गया, आपका सप्लाई आ गया, आपके उसके अंदर जो कंट्रोलर लगा हुआ था वो आ गया, ठीक है। और फैन या आपका पंप, एयर पंप, ब्लोअर, ये सब जो है वारंटी के अंदर कवर होते हैं। बट ध्यान रखना कि इसमें भी ज़्यादातर एक्सक्यूज होता है कंपनी वालों के पास कि अगर आपका जो पार्ट है वो जल गया है तो आपको वारंटी नहीं मिलने वाली। तो टोटली आपकी जो वारंटी है वो अब ख़त्म हो चुकी है। आपका वारंटी के अंदर है या बाहर है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ को पहले से क्लियर कर लें आप लोग, क्योंकि वारंटी में अगर सप्लाई की मैं बात करूँ तो सप्लाई जल गया तो जैसे मेरे साथ केस हुआ है, मतलब सप्लाई जल गया तो क्या, सप्लाई को तो जल के ही खराबी आएगी, उसमें क्या आएगी? उसका कोई एक कंपोनेंट अगर ख़राब हो जाता है, जल जाता है, तभी तो वो शॉर्ट वोल्टेज निकालेगा या बिल्कुल बंद हो जाएगा। जलने के बाद एक ही तो केस होगा। दूसरा केस मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हो कि क्या खराबी होगा। आपकी ट्यूब से, आपकी सप्लाई से अगर ट्यूब को सही से पावर नहीं मिलेगा, कंट्रोलर को सही से पावर नहीं मिलेगा, तो उसका केस क्या होगा? कोई पार्ट कंपोनेंट खराब होगा तभी तो होगा। उसमें आप लोग बोल देंगे कि इसका वारंटी नहीं मिलेगा जलने के बाद, तो जो भी चीज़ जलेगी ही, बात जलने के बाद ही आपको प्रॉब्लम आएगा। उसके लिए क्या प्रिकॉशन करने वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब जब मेरे साथ केस हुआ था, मेरे इसमें कोई पावर का फ्लक्चुएशन नहीं था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मेरा दूसरा मशीन भी चल रहा है और भी मेरा सब कुछ अच्छे से चल रहा है। जब मैंने उसको ऑन किया, पटाख से आवाज़ ही जल गया। अब मैं ठगा हुआ फील कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैंने गलती कर दिया मशीन लेके, इनसे मेरे को मशीन लेना ही नहीं था। ये सब चीज़ें मेरे को उस टाइम नहीं मालूम थी, क्योंकि हमने आज तक मशीन चलाई बड़े वाली, हमने छोटी मशीनों को देखा ही नहीं कभी। तो ये चीज़ सही नहीं है ना, आप लोग जो लोगों के साथ कर रहे हो ये चीज़ सही नहीं है। आप लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। आप क्लियर कर दो कि हाँ जी ये चीज़ नहीं है। आप पहले से पहले भी नहीं बताते, मुझे तो नहीं बताया, बाकी का तो मेरे को मालूम नहीं। बाकी भी मैंने बहुतों को देखा है, जिनको देखा है कि उनको कुछ बताया नहीं गया, बाद में दिक्कत आती, बाद में उनको ये सुनने को मिलता जी 15 करोड़ आपका वारंटी में नहीं, कंट्रोल कर क्लेम हो रहा है, आपका ट्यूब का उसमें नहीं क्लेम हो रहा। क्लेम क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आता। तो वारंटी आप समझ लो कि वारंटी कुछ नहीं है, ठीक है। आपको बस एक ये है कि हाँ है, आपको आश्वासन दिया जा रहा है, पर जब आप क्लेम करने के टाइम पे आते हो तो उस टाइम बहुत नखरे हो जाते हैं। तो इस चीज़ों को समझना, पहले चीज़ क्लियर करके आपको मशीन लेना, ठीक है। बड़ी मशीन मतलब आपका कम वेस्टेज है, छोटी मशीन आपका मतलब वेस्टेज ज़्यादा, टेंशन ज़्यादा, आप काम कम कर पाओगे। खाली कटिंग के टाइम की वेस्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप रॉ मटेरियल लोगे उस टाइम भी वेस्टेज। अब बड़ी मशीन में आप कम रॉ मटेरियल पे लोगे, क्वांटिटी में लोगे। जब क्वांटिटी में लेते हो तो ओबीसी आपको सस्ता पड़ेगा, सीधी सी बात है। और उसमें भी मैंने इनसे रॉ मटेरियल लिया, तो मेरे को तो रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा मिला। मार्केट में 60 का A4 का टुकड़ा मिल रहा है एक्रेलिक का, यहाँ मेरे को 80 का, 100 का, 120 का ऐसे ऐसे दिए जा रहे हैं। तो समझना इन चीज़ों को, जहाँ से आप मशीन ले रहे हो वहाँ से रॉ मटेरियल लेना कि नहीं, मशीन वाला आपका रिलायबल है कि नहीं, ठीक है। अब ब्रांड को मत आप लेके चलो कि आपको इस ब्रांड का चाहिए, किस ब्रांड को अच्छा है, किस ब्रांड का अच्छा, ब्रांड को मत लेके चलो। आपको अपना जो है क्लियरली बोल रहा हूँ, लास्ट वीडियो से समझ में नहीं आया लोगों को, ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ। आपको देखना है कि आपको बेस्ट टू बेस्ट क्या मिल रहा है आपकी प्राइस रेंज में। अगर आपको थोड़ा बजट ऊपर लेके जाना तो आप लेके जाओ, अच्छी चीज़ लो। आप ये नहीं कि अपने बजट के अंदर आप हल्की चीज़ ले रहे हो और फिर आप वो बाद में परेशान हो रहे हो।
और जो लोग ये सब चीज़ें इग्नोर करेंगे तो ओबीसी उनका परेशान होना बनता है। ठीक है, तो आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको कोटेशन कंपेयर करना है। कोटेशन कंपेयर करने के बाद आप किसी एक ब्रांड पे पहुंचो। ब्रांड पे पहुंचोगे तो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा ये ब्रांड इतने में ये ऑफर कर रहा है। ठीक है, अब उसमें हो सकता है कि देखो, अगर आप जाते हो कि महंगा है, तो मैंने अभी ये बात बोली थी कि महंगा तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही होगा, सस्ता है तो जरूरी नहीं है कि होगा, पर सस्ते में ज़्यादा चांसेस है। आपको एक मशीन मिल रही है 3.5 लाख रुपए की, एक मशीन आपको मिल रही है 270-280 में, तो 20 उसमें डिफरेंस है ना। 10-20 हज़ार रुपये आपको ज़्यादा बोल दिया होगा सेल करने वाले ने, इतना थोड़ी डिफरेंस होगा। तो आप समझो, मशीन के अंदर जो पार्ट लगे होते हैं जो आपके हैं, अभी कंज्यूमेबल की बात कर रहे थे हम, बेल्ट आपकी कंज्यूमेबल होती है, आपका लेंस कंज्यूमेबल होता है। एक आता है कि आपका 1,000 रुपये का लेंस आ रहा है, एक आपका 3,000 रुपये का लेंस आ रहा है, ऑटोमेटिक डिफरेंस आ गया। तो आपको इन चीज़ों को समझना है, अच्छी चीज़ लेना है, अच्छी मशीन लेना है। किसी के भी ये नहीं कि आप कम रेट को देख के आप फोकस हो उस चीज़ पे, कम रेट को देख के फोकस होने की ज़रूरत नहीं है। मशीन को आपको करना है। आप लोगों को कुछ मालूम नहीं होता, सामने वाला सेल करने वाला आपको जैसा बताता, आपको लगता कि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट मिल रहा है, पर अगर आपने R&D किया तो आपका क्रॉस क्वेश्चन एक उनसे बनता है, आपको बहुत सारी बातें पहले ही कंफर्म हो जाती हो। वारंटी केस में भी अगर उन्होंने बोल ही दिया यह बात आपको मशीन सेल करने से पहले कि भैया ये चीज़ें आपको ऐसे ऐसे कवर नहीं होगा, तो उधर आप पहले से तैयार हो, आपको पहले से अपना मन समझा दिया आपने कि वारंटी में ये चीज़ मिलने वाला, ये चीज़ नहीं मिलने वाला। तो इन चीज़ों का ध्यान दें। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं यहीं पे वीडियो को एंड कर रहा हूँ। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेरी बन रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट पे, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अब तक सिंगल कमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसका मैंने रिप्लाई नहीं किया। जो लोग सलाह लेना चाहते हैं मैं उनको सलाह भी दूंगा। मेरे को व्हाट्सअप करो, प्रोसेस मैंने बता दिया आपको, आप व्हाट्सअप करो, मैं आपको सलाह दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं सर। जितने लोगों का भला हो सके उसमें मेरे को खुशी होगी। हाँ, मेरा काम अलग है, मेरी चीज़ अलग है। एडवाइस मैं फ्री में दे सकता हूँ, एडवाइस के लिए चार्ज नहीं करूँगा, पर ध्यान रहे आप अगर मेरे से अलग काम करा तो उसका मैं चार्ज करूँ। ठीक है, वो सब चीज़ें बात की है, उसमें प्रमोशन अपना कोई कर नहीं रहा हूँ। हाँ, प्रमोशन के लिए एक इसमें मैंने कैटलॉग डाल दिया है। मेरे इसमें मेरा जो डिज़ाइनिंग का कैटलॉग है ऑल ओवर इंडिया का मैं सबसे सस्ता सेल कर रहा हूँ, और वो आप देखें कैटलॉग। आपको अगर चाहिए तो ले, ना चाहिए तो कोई बात नहीं। आप खुद से बनाना रहे तो वेल एंड गुड है, पर उन लोगों के लिए मेरा कैटलॉग है, उन लोगों के लिए मेरा डिज़ाइनिंग है। जिन लोगों को डिज़ाइनिंग नहीं आता है वो मेरे से डिज़ाइनिंग सर्विस ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, क्योंकि सबको सीखने में टाइम लगता है। ट्रेनिंग की मैं बात करूँगा नहीं, मेरे पास फ़िलहाल बैचेज फुल हैं। फिर भी आपका इंक्वायरी हो तो जब खाली होगा तो आपको मैं इंक्वायरी दे दूँगा, जब खाली होगा तो आपको बैचेज अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपको जेन्युइन जानकारी मिली होगी, और जितना मैंने बोला सबका सब ट्रूथ है, और जितना बोला है विद प्रूफ मैं बोलता हूँ हमेशा के हमेशा। किसी भी कंपनी से कोई ऐसा है नहीं कि मैं उस कंपनी का प्रमोशन कर रहा हूँ, इसका नहीं कर रहा हूँ, वो सब मेरा काम है नहीं। मैं अपना काम है सफिशिएंट खुश हूँ जो काम कर रहा हूँ। मेरे को अपना मेरा घर जो है उससे सही से चल रहा है। किसी कंपनी के लिए मैं स्पेशली बोल नहीं रहा हूँ, तो कंपनी वाले समझे कि अपनी सर्विसेजों में आप इंक्रीज करें, उनको सही करें, और लोगों को जितना हो सके कम से कम दिक्कत आए, और सपोर्ट के साथ लोग आपको पैसा दे रहे तो वो कमा पाए पैसा, तभी आपका फ़ायदा है और कस्टमर का फ़ायदा है। ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक।